हेलो फ्रेंड्स, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और इसके अंतर्गत आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ऑर्बिट्स या फिर कक्षा। देखिए, अंतरिक्ष में बहुत सारे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह। यहाँ इस चित्र को देखिए, ये है हमारा सूर्य, जिसके चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी। सूर्य क्या है? एक तारा। और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह। यह है चंद्रमा, यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी है एक ग्रह और यह है उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। इसी प्रकार से कई मैन मेड या कृत्रिम सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं, जो भी पृथ्वी के बाहर चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। उपग्रह द्वारा या किसी भी खगोलीय पिंड द्वारा जो पथ प्रयोग में लिया जाता है, जिस पथ पर वो चक्कर लगाता है, वो क्या कहलाता है? सामान्य भाषा में ऑर्बिट या कक्षा। टेक्निकली देखा जाए तो ऑर्बिट या कक्षा किसे कहते हैं? किसी भी खगोलीय पिंड अथवा उपग्रह जो किसी अन्य खगोलीय पिंड की परिक्रमा कर रहा है का काल्पनिक पथ कक्षा कहलाता है। द इमेजिनरी पाथ ऑफ एनी सेलेस्टियल बॉडी और सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पर एक चीज जो हमें ध्यान देने की है वो ये कि यहाँ पर हमने काल्पनिक पथ या इमेजिनरी पाथ की बात क्यों की है। काल्पनिक पथ किस लिए है? ये देखो, मनुष्य चलते हैं एक सड़क पर, एक रास्ता है जो विजिबल है, जो हमें दिखाई दे रहा है। वहीं पर जो सैटेलाइट्स हैं या कोई प्लेनेट है, वो जो चक्कर लगा रहे हैं, वहां पर कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। वो एक काल्पनिक पथ है जिसे इमेजिन किया गया है, जिस रास्ते पर वो चक्कर लगा रहे हैं। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? काल्पनिक पथ या फिर इमेजिनरी पाथ। चलिए, अगला टॉपिक हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, कक्षा के प्रकार। देखिए, सामान्यतः कक्षाओं का वर्गीकरण हाइट या एल्टीट्यूड के आधार पर किया जाता है, ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। और सामान्यतः ऊंचाई के आधार पर कक्षाएं तीन प्रकार की होती है। लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा, दूसरा है मिड या मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मध्य भू कक्षा, और तीसरा है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, भू तुल्यकालिक कक्षा। ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ आपको ये ब्लू रीजन जो दिखाई दे रहा है, ये है लो अर्थ ऑर्बिट। ये 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक अवस्थित होता है। उसके बाद में ये जो आपको येलो रीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कहलाता है मिड अर्थ ऑर्बिट। 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक था। और 35,786 किलोमीटर की जो ऑर्बिट है या जो पथ है, वो कहलाता है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, तुल्यकालिक कक्षा। और एक और प्रकार की ऑर्बिट होती है, जो इनसे ऊपर की तरफ की जितनी भी ऑर्बिट्स हैं उन्हें कहा जाता है हाई अर्थ ऑर्बिट्स। चलिए, एक एक करके हम इनको डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लो अर्थ ऑर्बिट या निम्न भू कक्षा। इसके बारे में देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट क्या है? तो यह 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित होती है, लेकिन इसमें मुख्यतः 900 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई का ही उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, 160 से नीचे की जो क्षेत्र है उसे उपयोग में इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि वो वॉलेटाइल क्षेत्र है। वहां पर जितना पृथ्वी के पास में होगा वहां पर वातावरण उतना ही सघन होता है, और इस कारण से कोई भी सैटेलाइट को वहां पर चक्कर लगाने में वातावरण का या हवा का सामना करना पड़ेगा। जबकि 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद में वहां पर वायुमंडल लगभग अनुपस्थित होता है, जिस कारण सैटेलाइट बिना किसी घर्षण के आराम से वहां पर अपने पथ पर चक्कर लगा सकता है। और मुख्यतः इसमें 900 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि एक सर्टेन ऊंचाई जहां पर ना तो सैटेलाइट बहुत ज्यादा तेज चले और ना ही सैटेलाइट बहुत ज्यादा धीरे चले, वो ऊंचाई लगभग 900 से 1000 किलोमीटर होती है, जहां पर हमारे सारे पर्पस फुलफिल होते हैं। ठीक है, फिर इस ऑर्बिट का या इस कक्षा का मुख्यतः उपयोग सुदूर संवेदी उपग्रहों, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हेतु किया जाता है। परंतु आजकल इस कक्षा के अंदर संचार उपग्रह और नौवहन उपग्रह भी लॉन्च किए जाने लगे हैं। अब बात करते हैं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स या फिर सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं। देखिए, नाम अपने आप में बता रहा है रिमोट सेंसिंग। रिमोट या सुदूर का मतलब होता है दूर की चीज, और सेंसिंग मतलब संवेदन, किसी चीज को दूर से सेंस कर लेना, ये कहलाता है रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन। किसी भी वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारियां एकत्रित करना कहलाता है रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन। ठीक है, अब इस चीज को देखो कि रिमोट सेंसिंग से क्या तात्पर्य। सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो देखो, जैसे मैंने आसमानी कलर की शर्ट पहनी हुई है, ये आपको कैसे पता चल रहा है? ये आपको पता चल रहा है क्योंकि आप दूर से आपने देखा और आपने क्या पाया कि यहाँ पर आसमानी कलर की शर्ट है, तो आप इस वस्तु के कांटेक्ट में आए बिना इसकी कुछ प्रॉपर्टी बता पा रहे हैं। ये क्या है? सुदूर संवेदन। एक और बात करते हैं, जैसे
हमारे घर के आसपास पड़ोस में अगर कहीं हलवा बन रहा होता है तो वो हमारे को पता चल जाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि हमारी नाक जो है वो उस चीज को दूर से ही सेंस कर रही है कि अच्छा पास वाले घर के अंदर क्या बन रहा है, हलवा बन रहा है। तो ये चीज क्या कहलाती है, रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन कहलाती है। और ऐसा काम करने वाले जो सैटेलाइट होते हैं वो कहलाते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ठीक है। और जो संचार के लिए उपग्रह, संचार के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उन उपग्रहों को कहा जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर संचार उपग्रह। और नौवहन जो हमारे जीपीएस के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वो सैटेलाइट कहलाते हैं नौवहन उपग्रह। आगे हम इनके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। बस अभी हमें यहाँ पर ये देखना है कि इस कक्षा में मुख्यतः सुदूर संवेदी उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है, लेकिन आजकल इसके अंदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और नेविगेशन सैटेलाइट्स जो हैं उन्हें भी लॉन्च किया जा रहा है। जैसे स्टारलिंक प्रोजेक्ट है स्पेस एक्स का, ठीक है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। वो संचार या कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, लेकिन उसे लॉन्च कहाँ किया जा रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट में किया जा रहा है, ठीक है। अगला इसका उपयोग देखते हैं कि इसी कक्षा के अंदर साउंडिंग रॉकेट या फिर परीक्षण उपग्रहों का भी परीक्षण किया जाता है या प्रक्षेपण किया जाता है। साउंडिंग रॉकेट क्या होते हैं, हमने पिछली क्लास में बात की थी। साउंडिंग रॉकेट्स जो होते हैं वो परीक्षण रॉकेट होते हैं कि हमने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, नया कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है हमारे प्रक्षेपण यान या रॉकेट्स के अंदर, तो उसे टेस्ट करना। परीक्षण उपग्रह, हमने कोई नए प्रकार के सैटेलाइट बनाए हैं उनको टेस्ट करना, ठीक है। तो अपनी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करना, ये सारा किसके अंतर्गत होता है, तो ये साउंडिंग रॉकेट या टेस्टिंग सैटेलाइट्स के अंतर्गत होता है। तो इस ऑर्बिट के अंदर साउंडिंग रॉकेट्स या परीक्षण उपग्रहों को भी लॉन्च किया जाता है, जैसे स्पुतनिक हो गया, भारत के आर्यभट्ट और भास्कर हो गए। अगला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहीं पर अवस्थित है, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, जो लगभग 15 से 16 चक्कर प्रतिदिन लगाता है, ठीक है। और इस कक्षा में उपग्रह का परिक्रमण काल, रिवोल्यूशन पीरियड जो है वो 90 to 128 मिनट्स होता है, यानी कि 1.5 घंटे से लेकर के लगभग 2 घंटे के बीच में वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगा लेता है, ठीक है। तो परिक्रमण काल क्या होता है, रिवोल्यूशन पीरियड क्या होता है कि वह समय जिसके अंदर कोई सैटेलाइट अपने अर्थ का पूरा एक चक्कर लगा लेता है, एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेता है, उसे कहा जाता है रिवोल्यूशन पीरियड या फिर परिक्रमण काल। चलिए अगला हम देखते हैं पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षा, ठीक है। ध्रुवीय कक्षा के बारे में देखें तो यह निम्न भूकक्षा का ही एक विशेष प्रकार है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट। इसमें स्पेशल क्या है, तो यह कक्षा पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष के समानांतर होती है, ठीक है। कि किसके पैरेलल होती है, पोलर एक्सिस के, अर्थ की पोलर एक्सिस के पैरेलल होती है। जैसे देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पूरा रीजन जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट है। इसके अंदर कोई सैटेलाइट इस प्रकार से भी गति कर सकता है, इस प्रकार से भी गति कर सकता है, इस प्रकार से भी गति कर सकता है और ऐसे भी गति कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में गति कर सकता है, तो वो हो गया लो अर्थ ऑर्बिट। लेकिन यदि उस और उपग्रह की कक्षा पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष, पृथ्वी का जो ध्रुव है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ध्रुवीय अक्ष पोलर एक्सिस है, यदि उसके समानांतर होती है उसकी कक्षा, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगा आपके पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षा। इसका उपयोग भी मुख्यतः सुदूर संवेदी उपग्रहों हेतु किया जाता है। देखिए ऊपर हमने बात करी है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट का ही एक विशेष प्रकार है, तो इसीलिए लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो हम उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं ऑब्वियसली वो कहाँ आगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपकी पोलर एक्सिस में, पोलर ऑर्बिट के अंदर भी उनको अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर इसका उपयोग देखें तो इसका उपयोग सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग जासूसी व निगरानी के लिए किया जा सकता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलांस एंड रिकॉनेसेंस इनके लिए किया जा सकता है। और अगला इसका उपयोग है वातावरण का या जलवायु परिवर्तन जो है उसका अध्ययन करने में भी इसी कक्षा का उपयोग किया जाता है। ऐसे सैटेलाइट इसी कक्षा में मोस्टली प्रक्षेपित किए जाते हैं। चलिए ये देखिए, ये है हमारी अर्थ पृथ्वी, जिसका ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ठीक है। और तो ये कहलाएगा आपका ध्रुवीय अक्ष, पोलर एक्सिस, और ये जो सैटेलाइट है ये उस ध्रुवीय अक्ष के समानांतर गति कर रहा है। तो ये कक्षा क्या कहलाएगी, ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा या फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट।
देखिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि यह निम्न भूकक्षा का ही एक विशेष प्रकार है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट। इसकी स्पेशल बात क्या है? तो इसकी स्पेशल बात यह है कि इसमें उपग्रह की कक्षा का झुकाव सूर्य के सापेक्ष स्थिर रहता है। इंक्लिनेशन ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान करिएगा कि उपग्रह की कक्षा अमूमन पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहती है, ना कि सूर्य के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इस ऑर्बिट के अंदर उपग्रह की कक्षा सूर्य के सापेक्ष स्थिर रहती है, तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्स्टेंटली मैन्यूवर करता है अपनी ऑर्बिट को, ये अपनी ऑर्बिट को चेंज करता रहता है। ठीक है, फिर क्योंकि इसकी कक्षा का झुकाव सूर्य के सापेक्ष स्थिर होता है, तो इससे एक स्पेशल फिनोमेना निकल करके आता है। वो क्या है कि उपग्रह समान अक्षांश पर समान स्थानीय समय पर पहुंचता है, कि उपग्रह सेम लैटिट्यूड पर सेम लोकल टाइम पर पहुंचता है। ठीक है, आपको पता होगा समय का निर्धारण अक्षांश से नहीं होता है, देशांतर से होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि समान अक्षांश पर समान स्थानीय समय पर गुजरता है सैटेलाइट, जो इस कक्षा के अंदर लॉन्च किया जाता है। जैसे यदि ये सैटेलाइट कर्क रेखा पर दोपहर के 12 बजे गुजरता है, तो हर बार जब वो कर्क रेखा पर गुजरेगा, कर्क रेखा से गुजरेगा चक्कर लगाते हुए, तो वो हमेशा उस कर्क रेखा पर स्थानीय समय क्या होगा? तो वो 12 बजे ही होगा। अगर वो भूमध्य रेखा पर 12 बजे से गुजर रहा है, तो हमेशा वहां का लोकल टाइम क्या होगा? तो वो 12 बजे ही होगा। ठीक है, अब देखिए इससे फायदा क्या होता है? समान स्थानीय समय पर पहुंचता है, तो इससे क्या फायदा होता है कि इस कक्षा में जो भी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, वो हमेशा ऐसी पोजीशन में होते हैं कि जिस स्पेसिफिक रीजन पर हमारे को निगरानी करनी है या जिसकी हमें इमेजिंग करनी है, उसका जो लोकल टाइम है वो हमेशा सूर्य के सापेक्ष ऐसा रहेगा कि हमेशा सूर्य उसके सामने चमकता रहेगा। तो इस कारण से दिन के समय आप उसको हमेशा निगरानी में रख सकते हो, उस रीजन को। ठीक है, फिर देखिए इसका उपयोग यहीं से निकल करके आता है। सबसे पहला है अर्थ इमेजिंग या कार्टोग्राफी, मानचित्रीकरण के अंदर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा इंटेलिजेंस गैदरिंग और सर्विलांस में, जो हम नॉर्मली बात कर ही रहे थे कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में, क्योंकि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट निम्न भूकक्षा का ही एक प्रकार है, वो सारे के सारे उपयोग यहाँ पर भी वापस आ जाएंगे सुदूर संवेदन और वातावरण का अध्ययन करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम ऑर्बिट देखते हैं, मिड अर्थ ऑर्बिट, मध्य भूकक्षा। मिड अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो इसकी स्पेशल बात क्या है? हमने पहले एक डायग्राम देखा था जिसके अंदर था कि यह कक्षा निम्न भूकक्षा और भूतुल्यकालिक कक्षा के मध्य अवस्थित होती है, 2000 से लेकर के 35,786 किलोमीटर के मध्य। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, 35,786, ठीक है, 786 ये नंबर पता है, थोड़ा सा स्पेशल होता है। ठीक है, तो 35,786 किलोमीटर पर होती है भूतुल्यकालिक कक्षा। ठीक है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट होती है 2000 किलोमीटर तक। तो उनके बीच का जो रीजन है वो कहलाता है मध्य भूकक्षा या मिड अर्थ ऑर्बिट। फिर इस पूरी ऑर्बिट के अंदर विशेष रूप से हम कौन सी ऊंचाई का उपयोग करते हैं, कौन से एल्टीट्यूड का उपयोग करते हैं? तो वो है आपका 20,200 किलोमीटर। ठीक है, मोस्टली जितने भी हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स हैं वो 20,000 किलोमीटर के आसपास उनको लॉन्च किया गया है। आपके ग्लोनास के जो सैटेलाइट्स हैं उनको 19,100 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया है। गैलीलियो जो है वो भी 20,000 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर की तरफ लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से मेनली इस कक्षा के अंदर 20,000 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है उसी का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो नौवहन उपग्रहों को इसी कक्षा में लॉन्च किया जाता है। ठीक है, नौवहन उपग्रह क्या होते हैं? जिनका उपयोग नौवहन या नेविगेशन के लिए किया जाता है। जो हम गूगल मैप्स यूज करते हैं, ओला, उबर, ये सारे के सारे, इनके अंदर जो हमारे को मैप देखने को मिलता है, नेविगेशन देखने को मिलता है, उसके लिए जिस सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है उन सैटेलाइट को मेनली मिड अर्थ ऑर्बिट या मध्य भूकक्षा में लॉन्च किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो और हमारे को ध्यान रखने की है कि इस कक्षा में उपग्रह का परिक्रमण काल 2 घंटे से 24 घंटे तक हो सकता है। ठीक है, अगर वो 2000 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास है तो उसका परिक्रमण काल होता है 2 घंटे का। और यदि वो आगे हम देखेंगे, यदि वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट या भूतुल्यकालिक कक्षा के पास में पहुंच जाता है तो वहां पर उसका जो परिक्रमण काल या रिवोल्यूशन पीरियड है वो 24 घंटे हो जाता है। तो इसलिए इसका रिवोल्यूशन पीरियड 2 घंटे से 24 घंटे के मध्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं भूतुल्यकालिक कक्षा या फिर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। इसकी खास बात क्या है? सबसे पहला कि यह 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित होती है। इस डिजिट पर एक बार गौर करना। ठीक है, 786 आ रहा है इसके अंदर, 786 स्पेशल नंबर है तो आपको याद रहना चाहिए।
तो यह 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित होती है। और इस कक्षा में पृथ्वी का परिभ्रमण काल, रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ, तथा उपग्रह का परिक्रमण काल, रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ये दोनों समान होते हैं। बात करते हैं कि रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ वो क्या होता है, या रोटेशन क्या होता है, परिभ्रमण काल क्या होता है, जिसके अंदर पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक चक्कर, अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगा लेती है, जो क्या होता है, एक दिन। ठीक है, तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है उसके बराबर ही उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। परिक्रमण काल हमने पहले देखा था कि वो उपग्रह पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, वो कहलाता है परिक्रमण काल। ठीक है, तो इस कक्षा में पृथ्वी का परिभ्रमण काल और सैटेलाइट का परिक्रमण काल समान होता है, जो कि कितना होता है, एक दिन होता है। ठीक है, सामान्यतः हम देखते हैं एक दिन की अवधि होती है कि पूरा का पूरा हमारा अर्थ जो है अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा कर लेती है। लेकिन ये एक दिन एग्जैक्टली एक दिन नहीं होता है, ये 23 घंटे 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग, इस कक्षा का उपयोग मुख्यतः संचार उपग्रहों के लिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें नौवहन उपग्रह यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जाते हैं। जैसे हमारा इंडिया का जो नाविक है IRNSS, ठीक है, उसके जो उपग्रह हैं, यद्यपि ये हमारी नौवहन प्रणाली है, लेकिन फिर भी इसके उपग्रह मिड अर्थ ऑर्बिट में नहीं होकर के भूतुल्यकालिक कक्षा और भू स्थिर कक्षा में हमारे को देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमने क्या लिखा है कि दिस ऑर्बिट इज मेनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बट नेविगेशन सैटेलाइट्स आर आल्सो लॉन्च्ड इन दिस ऑर्बिट। ठीक है, चलिए ये डायग्राम देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर जितनी आपको ऑर्बिट्स, जितनी भी प्रकार की आपको देखने को मिल रही हैं, ये सारी की सारी ऑर्बिट्स क्या कहलाती हैं, आपके भूतुल्यकालिक कक्षा, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स। ये देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी इनकी ऊंचाई क्या है, 35,786 किलोमीटर है। ठीक है, भूतुल्यकालिक कक्षा। चलिए अगली ऑर्बिट देखते हैं हम, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भू स्थिर कक्षा। इसके बारे में स्पेशल बात करें तो यह भूतुल्यकालिक कक्षा का ही एक विशेष प्रकार है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, अब इसके अंदर स्पेशल बात क्या है, तो इसके अंदर स्पेशल बात यह है कि यह कक्षा पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल के समानांतर होती है। दिस ऑर्बिट इज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ। जो पृथ्वी का इक्वेटर है, बीच का जो रीजन है, भूमध्य रेखा है, यह कक्षा उसके समानांतर होती है। ठीक है, जैसे यदि यह पृथ्वी है तो उपग्रह जो है इस जगह पर इस प्रकार से चक्कर लगेगा। जबकि आप ये देखेंगे कि हमने पिछले डायग्राम के अंदर देखा था कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है उसमें सैटेलाइट किसी भी जगह पर, किसी भी ऑर्बिट में 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी भी ऑर्बिट में गति कर सकते हैं। लेकिन यदि इसका एक विशेष प्रकार जिसमें उपग्रह की जो कक्षा है वो विषुवत रेखीय तल के समानांतर हो, तो वो क्या कहलाएगी, भू स्थिर कक्षा। इससे एक स्पेशल फिनोमेना आपको देखने को मिलता है, एक स्पेशल चीज उभर करके सामने आती है, वो ये कि इस कक्षा में उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव स्थिर प्रतीत होते हैं। अगर आप पृथ्वी पर कोई ऑब्जर्वर है, यदि वो सैटेलाइट को देख रहा है तो उसको हमेशा उसको लगेगा कि ये सैटेलाइट जो है ये फिक्स्ड है, ये कहीं हिल नहीं रहा है, ये अगर हमेशा यहाँ था तो ये हमेशा इसी पॉइंट पर उसको दिखाई देगा। अब इसके अंदर इस चीज को समझना कैसे ऐसा होता है, देखो पहले एक बार डायग्राम देखते हैं। देखो ये हमारी अर्थ है, उसका ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो कौन सी हो गई, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो भूमध्य रेखीय तल है, इक्वेटोरियल प्लेन है, इसके समानांतर जो है ये कक्षा क्या कहलाएगी, आपके भू स्थिर कक्षा। ठीक है, अब हमने बात की कि इस कक्षा में जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो पृथ्वी से स्थिर प्रतीत होते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, प्रतीत होते हैं, स्थिर होते नहीं है, वो स्थिर प्रतीत होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इस चीज को आप एग्जांपल से समझना। देखो जैसे सपोज करें मैं अर्थ हूँ और ये इक्वेटोरियल प्लेन है, विषुवतरेखीय तल है, यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट को या उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना, ये मैं पूरा का पूरा पृथ्वी हूँ, यहाँ पर ये विषुवत रेखा भूमध्य रेखा है, इक्वेटोरियल प्लेन है, इसी के जस्ट ऊपर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। अब ये सैटेलाइट जो है ये गति कर रहा है इस कक्षा में इधर, तो यहाँ पर किसी भी पृथ्वी पर किसी भी जगह से यदि कोई ऑब्जर्वर है, भले वो यहाँ पर बैठा हो, किसी और क्षेत्र पर बैठा हो, जब ये गति कर रहा है तो अर्थ भी अपनी जगह रोटेट कर रही है और ये सैटेलाइट भी रोटेट कर रहा है। तो अब ये देखना, इसकी गति कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो अब इस चीज को देखो
कि मेरी आंखों से यदि इसको देखा जाए, आंखों की जगह से अगर इसको देखा जाए, तो ये सैटेलाइट हमेशा मेरे को इस एंगल पर, यहाँ पर इतनी दूरी पर दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ से यदि देखा जाए तो ये सैटेलाइट इस इतनी दूरी पर इस एंगल पर दिखाई देगा। और सेम ही सिचुएशन यहाँ पर होगी, यहाँ पर भी मेरे को आंख से वो सैटेलाइट इतना ही दूर इसी एंगल पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ से भी इसी एंगल पर दिखाई दे रहा है वापस से। ये यहाँ पर घूम जाएगा, फिर भी वही सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर या प्रेक्षक बैठा है उसको हमेशा ही लगेगा ये सैटेलाइट तो यहीं पर बैठा है या यहीं पर बैठा है, ठीक है। तो उसको हमेशा ऐसा प्रतीत होगा कि जो सैटेलाइट है वो स्थिर है, ठीक है। चलिए, इस कक्षा का मुख्यतः उपयोग किसके लिए किया जाता है? संचार उपग्रहों के लिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर नौवहन या सुदूर संवेदन के उपग्रह जो हैं उन्हें भी लॉन्च किया जा सकता है। अभी हमने बात की थी, ठीक है, कि हमारा नाविक या IRNSS जो है वो हमारी क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है, रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, और उसके सैटेलाइट्स कहाँ पर लॉन्च होने चाहिए थे मिड अर्थ ऑर्बिट में। लेकिन हमने कहाँ पर कर रखे हैं? हमने कर रखे हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो वो अपवाद स्वरूप यहाँ पर देखा जा सकता है। सुदूर संवेदन की जब हम आगे बात करेंगे तो हम देखेंगे कि सुदूर संवेदी उपग्रह जो हैं उन्हें भी इस ऑर्बिट के अंदर, कुछ उपग्रहों को इसमें भी लॉन्च किया गया है, या कुछ उपग्रह ऐसे हैं जो सुदूर संवेदन का काम इस कक्षा से भी करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं जियो सिंक्रोनस या फिर जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, भू तुल्यकालिक या भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा, इसे GTO भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्पेशल बात क्या होती है कि भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा या GTO जो है, यह भू स्थिर कक्षा या फिर भू तुल्यकालिक कक्षा से जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से लगभग 200 किलोमीटर नीचे अवस्थित होती है, ठीक है। लगभग 200 किलोमीटर नीचे की तरफ अवस्थित होती है। अगर यहाँ पर आपकी भू स्थिर कक्षा है तो भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा उससे नीचे की तरफ होगी, ठीक है। प्रारंभ में संचार उपग्रह को इसी कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है, देन आफ्टर उसको इससे ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो, ऐसा इसलिए किया जाता है, आप एक नॉर्मली आपने चीज देखी होगी, हमारे यहाँ पर जब शादियां होती हैं, ठीक है, तो बारात एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से जब दूसरे शहर जाती है, तो जब बारात निकली एक घर से, लड़के के घर से जब बारात निकलती है, उसके बाद में क्या होता है कि खूब सारी गाड़ियां होती है बारात के अंदर। उसमें दूल्हे की गाड़ी जो होती है उसका स्पेशल ध्यान रखा जाता है कि उसको ज़्यादा तेज नहीं चलने दिया जाता है, ध्यान से चलाया जाता है। और आपको पता होगा बारातियों की बस जो होती है वो सबसे धीरे धीरे चलती है। वहीं पे जो दूल्हे के दोस्त हो गए या जो यंग लोगों के पास में जो गाड़ियाँ होती है वो सटासट उस गाड़ी को दौड़ाते हैं और वो गाड़ियाँ आगे चलती रहती हैं। पर होता क्या है, जब बाराती आगे जाते हैं तो वो सीधे दुल्हन के घर पर नहीं पहुंच जाते हैं। होता क्या है, आपने देखा होगा हमेशा कि जो बारात का जो डेस्टिनेशन है उससे थोड़ा पहले सारी बारात की गाड़ियां एक जगह पर रुकती हैं, वो सारे के सारे एक साथ वहां पर मिलते हैं और उसके बाद में एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू वो चलते हैं कि दूल्हे की गाड़ी सबसे आगे चलती है और उसके बाद में दूसरी गाड़ियां जो है वो पीछे पीछे चलती हैं। डजंट मैटर कि पहले कौन सी पहुंची थी, बाद में कौन सी पहुंची, उससे मैटर नहीं करता, वहां पर पहुंचती हैं सारी की सारी। उसके बाद में आगे प्रॉपर वे में जो है उन्हें आगे दुल्हन के घर तक वो पहुंचती है गाड़ियां। तो उसी प्रकार से यहाँ पर GTO जो है उसका उपयोग इसीलिए किया जाता है कि सैटेलाइट को पहले GTO के अंदर स्थानांतरित प्रक्षेपित किया जाता है, देन अपनी सुविधा के हिसाब से उसको आगे भू स्थिर कक्षा के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए इस चित्र की तरफ देखें। ये हमारी पृथ्वी है और इसके बाहर ये जो आपको ब्लू कलर में जो कक्षा दिखाई दे रही है ये है GTO, ठीक है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। और उसके बाद में ये जो आपको ऑरेंज कलर की ऑर्बिट दिखाई दे रही है ये है हमारी भू स्थिर कक्षा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब हालांकि इसके बीच में गैप ज़्यादा रखा गया है, लेकिन ये आपको समझाने के पर्पज से है। ये होती सिर्फ 200 किलोमीटर नीचे ही है, ठीक है, पर बस समझाने के इरादे से इसको रखा गया है कि यहाँ पर देखो पहले सैटेलाइट को कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, तो पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है आपके GTO के अंदर और उसके बाद में यहाँ से इसको क्या कर दिया जाता है, आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है अपनी सुविधा के अनुसार बाद में भू स्थिर कक्षा के अंदर। ठीक है, तो ये है आपकी GTO, देन इससे आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है उसको भू स्थिर कक्षा में। ठीक है, चलिए अगली ऑर्बिट के बारे में हम पढ़ते हैं, ये है ह्यूमन ट्रांसफर ऑर्बिट। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि होता क्या है। ह्यूमन ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है? इट इज एन elliptical orbit used to transfer a satellite from one circular orbit to another circular orbit। ठीक है, कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा है जिसका उपयोग किसी उपग्रह को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। पहले ये समझते हैं दीर्घवृत्त क्या होता है, एलिप्स क्या होता है। देखो
ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कहलाता है वृत्त, ठीक है। ये ब्लू कलर का, ये ऑरेंज कलर का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है वृत्त, सर्कल। वहीं पर ये जो आपको बीच में एक शेप दिखाई दे रही है अंडाकार, इसे कहा जाता है एलिप्स या एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जीटीओ के बाद में या किसी भी एक सर्कुलर ऑर्बिट से जब दूसरी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है सैटेलाइट को, तो कैसे किया जाता है, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, सैटेलाइट यहाँ पर चल रहा था और यहाँ पर आने के बाद में सैटेलाइट को किया जाता है बूस्ट, ठीक है, उसके थ्रस्टर्स को ऑन किया जाता है और सैटेलाइट को जब पावर ज्यादा दी जाती है या इसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है तो सैटेलाइट यहाँ से इस कक्षा को छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ से वो आगे दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता रहता है और जहां पर जिस भी कक्षा में आपको उसको स्थापित करना है, ट्रांसफर करना है, उस जगह पर जाकर के उसके इंजन को वापस इस प्रकार से ऑन किया जाता है कि ये जो सैटेलाइट यहाँ जा रहा था अब ये इस डायरेक्शन में आगे की तरफ चलना शुरू कर दे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि होमन स्थानांतरण कक्षा या होमन ट्रांसफर ऑर्बिट क्या हो जाती है, ये वाली जो कक्षा आपको दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल ऑर्बिट जो आपको दिखाई दे रही है, यह है होमन ट्रांसफर ऑर्बिट। कि जब सैटेलाइट को एक सर्कुलर ऑर्बिट से दूसरी सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रांसफर किया जाता है तो उसके लिए जो बीच में दीर्घवृत्ताकार कक्षा का उपयोग किया जाता है, इलिप्टिकल पाथ या इलिप्टिकल ऑर्बिट का उपयोग किया जाता है, वो होती है होमन ट्रांसफर ऑर्बिट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपके ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, ग्रेवयार्ड कक्षा, ठीक है। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रगाह, ठीक है, या कब्रिस्तान। तो नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पर कि एक ऐसी कक्षा जहां पर जो किसका कब्रगाह हो सकती है, तो वो ऑब्वियसली वो सैटेलाइट्स की कब्रगाह हो सकती है, ठीक है। तो इसको जंक या डिस्पोजल ऑर्बिट भी कहते हैं। जंक का मतलब होता है कचरा, डिस्पोजल जो खराब चीजें होती है उन्हें कहा जाता है, जिन्हें डिस्पोज करना होता है उन्हें, ठीक है। यह कक्षा भूतुल्यकालिक कक्षा से जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से 300 किलोमीटर ऊपर की तरफ अवस्थित होती है, लगभग 36,050 किलोमीटर की ऊंचाई पर। भू स्थिर कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा कौन सी ऊंचाई पर होती है, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और उससे लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर ग्रेवयार्ड ऑर्बिट होती है, जहां पर जिसे हम क्या कहते हैं, जंक और डिस्पोजल ऑर्बिट भी कहते हैं, जहां पर निष्क्रिय उपग्रहों को बाद में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इस ऑर्बिट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो अंतरिक्ष कचरे की समस्या को, जो स्पेस वेस्ट है या स्पेस डेब्रीज है, उनकी समस्या या उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इस ऑर्बिट का उपयोग किया जाता है। ये अंतरिक्ष कचरा या स्पेस वेस्ट, स्पेस डेब्रीज क्या होती हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ब्रीफली इसको आगे देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट नोटिस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो क्लासेस हैं वो आज से आपके मंगलवार और शुक्रवार को, हर ट्यूसडे और फ्राइडे को आपके एक एक लेक्चर आया करेगा। तो आप उस हिसाब से अकॉर्डिंगली साइंस एंड टेक और दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस लग रही हैं उन्हें आप कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।